जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 75 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच परचेज करना है, आपको क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस बैच के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। वैसे क्लास के लास्ट में भी आपको बैच के बारे में बताएंगे, अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? कर्मनाशा, गंडक, पार्वती या फिर डी कोसी नदी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पार्वती नदी। पार्वती नदी बिहार से प्रवाहित नहीं होती है, ये मध्य प्रदेश की नदी है। जबकि कर्मनाशा, गंडक और कोसी की बात करें तो ये बिहार की नदियाँ हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर देखिए परिधि क्या है, 18 सेंटीमीटर। तो परिधि का कहने का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, इसी को कहते हैं परिधि। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या है, 18 है। यानी कि ए प्लस ए बराबर कितना है, 18। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 छक 18, यानी कि भुजा का मान कितना निकल गया, 6। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा कितना निकला, 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36। अब 4 से 36 को काटेंगे 9 बार में, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। परिधि का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं को ए माना है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो एक अणु होता है वो कितना ऊर्जा देता है, तो 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? चलिए बताइए 4 के लिए आंसर। तो देखिए, हमने विटामिन के बारे में आपको बताया था, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है, और बचे विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये हो गया आपका जल में घुलनशील विटामिन, ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर बोला गया कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन बी और सी ये वसा में घुलनशील नहीं होता है, ये जल में होता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, ये आँखों से संबंधित बीमारी है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाता है क्या है,
टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अच्छा, पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो इस बिहार पुलिस के बैच में। इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। जिसे भी ज्वाइन करना है लास्ट तक आप लोग क्लास को देखिए। तो बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? तो याद रखिएगा विटामिन ई में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नींबू संतरा में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में, याद रखिएगा। गाजर में क्या होता है? तो ये विटामिन ए का मुख्य सोर्स होता है गाजर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। ये सब क्वेश्चन हम साइंस क्लास में आपको बता चुके हैं। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स बीमारी होती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, बिहार पुलिस के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है। वो सब आपको कहाँ पर मिलेगा? क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो केवल विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है। इसको छोड़कर जितने भी विटामिन है वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो रेटिनॉल की बात करें तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो कौन सा पानी में घुलनशील नहीं होगा? इसका आंसर है रेटिनॉल। ये विटामिन ए है और ये वसा में घुलनशील होता है। पानी में केवल दो ही विटामिन घुलनशील है, बी और सी। तो बी का रासायनिक नाम थायमिन है और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन में तो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, तो आंसर क्या होगा? रेटिनॉल। ये पानी में नहीं, ये वसा में घुलनशील होता है। आगे देखिए, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? चलिए क्लास का PDF आंसर के साथ, क्लास का नोट्स, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ये सारा कुछ आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर। तो शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल होता है के और परमाणु क्रमांक क्या होता है? 19 होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? तो इसका आंसर है जगजीत सिंह को। भारतीय गजल गायक जो है जगजीत सिंह, यानी कि गजल सम्राट के नाम से लोकप्रिय थे। आगे देखिए, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC, तो RBC की समान संख्या मिलियन प्रति mm³ क्या होती है? RBC के बारे में भी हमने आपको बताया था। RBC यानी कि लाल रक्त कणिका, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिनों का होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, प्लीहा या फिर स्प्लीन या फिर तिल्ली, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? RBC का कब्रिस्तान है। अच्छा, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका बताइए रासायनिक नाम क्या है? तो एक वयस्क व्यक्ति में RBC की समान संख्या जो है वो कितना होता है? तो 4.6 से लेकर 6.2, ठीक है, 4.6
6 से लेकर 6.2 मिलियन प्रति mm³ होती है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपका सही होता है आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? ये क्वेश्चन कई बार हम बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में और स्पेशल साइंस क्लास में भी बता चुके हैं। तो हमने आपको बताया था जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होगा उसको कहेंगे अवश्रव्य। अवश्रव्य यानी कि इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये है इंफ्रासोनिक। और जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी इसी को हम लोग सुन सकते हैं और इसको कहते हैं श्रव्य ध्वनि यानी कि ऑडिबल, इसी को हम लोग सुन सकते हैं। और जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। तो हम लोग जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो देखिए इसके रेंज में कौन सा आएगा? क्या ये आएगा? ये तो 20 से कम है 50,000, ये 20,000 से अधिक है 100 हर्ट्ज और ये है 1,00,000। तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 20 हर्ट्ज से 20,000। ठीक है, इसी के बीच में 100 है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक क्या है? तो सेल्सियस में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, सेल्सियस में बताइए कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री। ठीक है, और केल्विन में 373। ठीक है, 10 मतलब कुछ होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो ये है टंगस्टन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, टंगस्टन। इसका सिंबल होता है W और परमाणु क्रमांक होता है 74। अच्छा, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है टंगस्टन का गलनांक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? बताइए कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। बाकी मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ये सभी क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। अच्छा, भौतिक प्रक्रिया क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बाकी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की प्रकृति चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कागज़ को अगर हम जला देते हैं तो पुनः कागज़ नहीं बन सकता है, इसलिए वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? भाप। लेकिन उस भाप को अगर हम पुनः ठंडा कर देंगे तो फिर से पानी बन सकता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि भौतिक में ऐसा नहीं है। एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करता है, यानी कि एक साधारण लोलक की जो समय है वो किस पर निर्भर करता है? तो टी बराबर हमने फॉर्मूला बताया था 2 पाई इंटू √L/G। तो ये आवर्तकाल जो है ये किस पर निर्भर करता है? L पर और G पर।
तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या एल कहीं दिया यानी लंबाई दिया है, तो बिल्कुल दिया है लोलक की लंबाई पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप में क्या होता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल की बात करें CH3COOH, ये नींबू व संतरा में ये सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, और ये एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल भी क्या है? प्रबल अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 ये भी क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों प्रबल एसिड है, जबकि एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्बल एसिड का उदाहरण है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? तो मानव हृदय जो है 4 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष जो होता है वो बायां निलय होता है। तो याद रखिए क्या होगा? बायां निलय। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? हमने शायद कल या परसों भी आपको बताया था, जे ओपनहाइमर ने। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। किसका? यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम एक प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? चलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से, और दूसरा क्लास है शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे आपका डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास होता है, और 8 बजे मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बिहार और उत्तर प्रदेश। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था अपनी पुस्तक वंदे मातरम ने। तो वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है, इसी में इसका प्रतिपादन किया था। आंसर क्या होगा? अरविंद घोष ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन कई बार पॉलिटी क्लास में बता चुके हैं। आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? जनवरी 1957 में हुआ था। इसी ने त्रिस्तरीय संरचना दिया था पंचायती राज के लिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्या था? पंचायत समिति था, और जिला स्तर पर जिला परिषद। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो ये हो जाएगा लीडर समाचार पत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया पत्रिका की बात करें, पूछा जाता है न्यू इंडिया की संपादक कौन था? तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा।
यंग इंडिया आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का हो जाएगा। और फ्री प्रेस जर्नल जो है ये एक न्यूज़ एजेंसी थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? चलिए, और आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। ठीक है, बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, एक आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। किस किस क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। ठीक है, 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से, टोटल 4 क्षेत्रों से। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बताइए इसका आंसर। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या हमने बोला? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी। इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। जबकि चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये चंद्रमा है, इसके बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। चलिए आगे देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये कहलाता है 1921 का वर्ष। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। महाविभाजक वाला वर्ष पूछे तो 1921। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 का 1 ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 19 दिया हुआ है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना के बारे में कई बार बता चुके हैं। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, और इस समय 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष क्या है? आंसर है ए ऑप्शन। सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष ही वित्तीय वर्ष कहलाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चला था और ये आधारित था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पहला वाला जो है 1951 से 56 तक चला था, ये हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आंसर है पोटेशियम साइनाइड। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, पानी बनेगा। आगे देखिए, सोने को घोला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं कई बार। सोना को घोलने के लिए एक मिश्रण तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया।
एक्वारेजिया में क्या होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। तो यहाँ पर देखिए 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 भाग नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रिक कर लीजिए, नाइट्रिक एसिड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर इसको उल्टा लिखे तो ये हो जाएगा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो साथियों, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। चलिए, किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा वैशाख, यानी कि अप्रैल या मई। ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब चलिए, जिनको भी बिहार पुलिस बैच के बारे में जानना है, आइए आपको बता देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। सबसे पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप लोग क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा, तो हमने आपको नंबर लिखा दिया। जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर ऊपर ही आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर पर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं।